गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये है 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हमारा फ्रांसीसी क्रांति। उसका एक पार्ट हमारा हो गया था, ठीक है, क्योंकि चैप्टर बहुत ही लेंदी हो गया है, इसीलिए एक पार्ट हमारा हो गया। आज सेकंड पार्ट है, यहाँ से शुरू है, यहाँ से हमने छोड़ दिया था, तो यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए, एक सेकेंड, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया, अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मा प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का यह कर्तव्य माना गया है कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा कर सके, मतलब जो उनको जन्म से ही प्राप्त हैं। ठीक है, चलिए स्रोत ख में क्या कहा गया है, इधर देखिए। क्रांतिकारी पत्रकार जापाल मरा, जीन पॉल मरैत, ठीक है, ने अपने अखबार लामी द पप्ल, ठीक है, लामी द पप्ल जो जनता का मित्र है, में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर यह टिप्पणी की थी। जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्वक तरीकों में से कभी नहीं सुधर सकती। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि जो है धनाढ्य वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करता है। धनाढ्य मतलब जिनके पास बहुत सारा धन है। फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे, मतलब कानून जब तक है जब तक लोग उनको मानते हैं। ठीक है, जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका, एक दिन वही हश्र अमीरों का भी करेंगे। ठीक है, ये एक समाचार पत्र है लामी द पप्ल के उद्धत, उसके अंदर ये जो है लिखा गया है। यहाँ से देखेंगे स्रोत ग में क्या लिखा गया है, पुरुष एवं नागरिक अधिकारी घोषणा पत्र। ठीक है, देखेंगे एक बार। आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। हरेक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है। ये अधिकार कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। थर्ड में क्या कहा गया है, समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो, मतलब जिससे पूरी जनता सहमत ना हो, वो काम नहीं करना है। ठीक है, स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह ना हो। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कर्तव्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। कानून है सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं। ठीक है, 7th में क्या बोला गया है, कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है और न ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, नज़रबंद किया जा सकता है। ये यहाँ पे देखिए पॉइंट शायद इन्होंने चेंज कर दिए। ठीक है, प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद है, मतलब इंसान अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, प्रत्येक नागरिक जो है कुछ भी बोल सकता है, लिख भी सकता है, जो न्यूज़पेपर है उसमें छाप भी सकता है, वो आज़ाद हैं। लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। मतलब अगर वो कुछ गलत बोलता है, गलत लिखता है, छापता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उस इंसान की ही होगी। ठीक है, सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। सभी नागरिक पर उसकी आय के अनुसार समान रूप से
कर लगाया जाना चाहिए। चूँकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इसे वंचित नहीं किया जा सकता। जब तक कि विधि द्वारा स्थापित क्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक न हो, ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राजनीतिक प्रतीकों के मायने, मतलब प्रतीकों के द्वारा ही इंसान जो है चीज़ों को समझते थे, बातें करते थे। ठीक है, 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियाँ एवं प्रतीकों का प्रयोग किया करते थे। आकृति हो गई, ठीक है, प्रतीक बना के। ले बार्बिए ने अपनी पेंटिंग, ये चित्र दिखाया गया है, में अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक जो है प्रतीकों का प्रयोग किया गया। आइए इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करें। तो इधर दिखाई गई है टूटी हुई जंजीर का मतलब क्या दिखाया गया है, दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है। ये यहाँ पे क्या है, छड़ों का बर्छीदार गट्ठर। अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है, एक पूरे गट्ठर को नहीं, मतलब एकता में ही बल है। ये इसके माध्यम से दिखाया गया था, ये प्रतीक बनाए गए थे जिसके माध्यम से जो लोग हैं वो बातें समझ जाते थे। ये देखिए, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख, सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा रही है। ये राजदंड है नीचे, शाही सत्ता का प्रतीक है ये राजदंड। ठीक है, देखिए, अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, ये दिखाया गया है इधर चित्र में। सनातना का प्रतीक है ये, अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता, दिखाया गया है। ये लाल टोपी किसके लिए दिखाई गई है, लाल फ्राइजियन टोपी, दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी। अगर ये पहनी तो मतलब वो क्या है, स्वतंत्र हैं। नीला सफेद लाल ये रंग है, ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है। डेनो वाली स्त्री क्या है, डेनो मतलब जो ये इसके हाथ में जो ये छड़ है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डेनो, आई थिंक किसी को बोलेंगे। ठीक है, कानून का मानवीय रूप। विधिपट क्या है, कानून सबके लिए समान है और इसकी नज़र में सब बराबर हैं, जो इधर दिखाए गए हैं विधिपट। ठीक है, तो एक बार ये भी देख लेंगे साइड में जो दिया गया है, एक पर ये तो इधर क्रियाकलाप है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से देखेंगे। थर्ड टॉपिक क्या दिया गया है, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रजा के राजा से उनकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटना से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे, मतलब खुद ही आ गए थे सेना में। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें जो कवि हैं राजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिल भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए जो ये गाना है इसका नाम मार्सिले हो गया, और अब ये फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। तो फ्रांस का राष्ट्रीय गान कौन सा है, मार्सिले। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ ये मार्सिले। ठीक है, चलिए, फ्रांस का राष्ट्रीय गान कौन सा है,
क्रांतिकारी युद्धों में जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाई झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर, परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा था, जो इस राजनीति समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने अपने क्लब बना लिए। इस अध्याय के खंड 4 में आप अपनी गतिविधियों एवं मांगों के बारे में और जानेंगे। नेक्स्ट देखें, इधर से देखेंगे। चलिए, जैकोबिन, एक सेकंड, अब देखते हैं। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज जो घड़ी सजाते हैं, बनाते हैं, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। किसके अंदर शामिल थे? जो जैकोबिन क्लब था। ठीक है। उनका नेता मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिन के लिए एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। जो ये पहन रखी है इन्होंने यहाँ पे, ठीक है, ये धारीदार जो लंबी पतलून इन्होंने पहन रखी है, इसके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेज मतलब घुटना पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। यह ब्रीचेज पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। ठीक है, मतलब ये पहन के वो दिखाना चाहते थे कि वो उनसे अब फ्री हो गए हैं। कॉन्वेंट क्या है? नया शब्द है इसमें। कॉन्वेंट क्या है? धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। ठीक है, ये देखिए इधर ब्रीचेस दिखा रखे हैं। इस चित्र में दिखाई गई एक महिला है, किसी ने जो महिला कलाकार है उसने ये चित्र बनाया है। क्रांतिकारी घटना के बाद महिलाओं के लिए यह संभव हो गया कि वे स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और हर 2 साल में लगने वाली सैलान नामक नुमाइश में अपने चित्रों को प्रदर्शित कर सके। यह जो तस्वीर है ये स्वतंत्रता का नारी रूपक है। नारी आकृति स्वतंत्रता का प्रतीक है। यहाँ से देखिए, इसलिए जैकोबिन को सो कुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। सो कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक होती थी। लाल टोपी किसका प्रतीक होती थी? स्वतंत्रता का। ठीक है, लेकिन महिला को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी, वो लाल टोपी नहीं पहन सकती थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने टुलेरिए के महल में धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, सबको मतदान देने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं। नवनिर्वाचित असेंबली को कनेक्शन नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। वह वंशानुगत राजशाही नहीं है, मतलब जनता ही चुनती है, राजशाही नहीं। राजशाही क्या है? वंशानुगत राजशाही क्या है? एक ही वंश से जो राजा बनते जा रहे हैं, पहले दादा फिर उसके
उसका बेटा, फिर आप हो गए, फिर आपके बच्चे। तो ऐसा नहीं था, जनता के द्वारा ही जो है चीज़ें शासक चुना जाता था। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वे कब और कैसे गणतंत्र बने। ठीक है, ये आपके लिए एक्टिविटी दी गई है। चलिए यहाँ से देखते हैं। लुई 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी मैरी एंटोनेट का भी वही हश्र हुआ, उसको भी जो है फांसी दे दी गई। देशद्रोह क्या है? अपने ही जो देश से गद्दारी करते हैं, अपने देश में रह के दूसरे देश का जो है साथ देते हैं। ठीक है। आतंकराज क्या है? सन 1793 से 1794 तक काल को आतंक का युग कहा गया है। रोबेस्पियर ने नियंत्रित एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। इसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशैली से जो है असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यहां से देखते हैं। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर गिलोटिन क्या थी? एक तरह की मशीन थी जहाँ पे 2 खंबे लगाए गए थे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे एक तख्ता था, ऊपर से एक आरा आता था। ठीक है, यहाँ पे गर्दन रखी जाती थी लोगों की, तो ऊपर से इस आरे को एकदम से यहाँ से जो धागा बंधा हुआ था इसको एकदम से छोड़ देते थे, और आते ही वो क्या करती थी? उस इंसान की जो मुंडी है उसको काट के अलग कर देती थी। ठीक है, ये एक तरह की मशीन है गिलोटिन। चलिए देख लेते हैं। गिलोटिन पर चढ़कर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते और लटकने आरे वाली जो है मशीन थी, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा था। ठीक है, जो मैरी एंटोनेट, ये क्या नाम है इसका? एंटोनेट। ठीक है, नाम भी ऐसे ऐसे हैं इनके, तो इसका भी वही हश्र हुआ था। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी थी। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य कर दिया गया, उनको जबरदस्ती कर दी। ठीक है। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मानशूर, जिसको महाशय कहा गया, एवं मदाम, जिसको महोदय, मतलब जो पुरुष था उसको महाशय मानशूर, और जो लेडी थी उसको मदाम मतलब महोदय के स्थान पर अब क्या बोला गया? फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयन मतलब नागरिक, जो पुरुष नागरिक है उसको सितोयन बोला गया। ठीक है, उसको क्या बोला गया? सितोयन, जो पुरुष नागरिक है। और सितोयिन किसको बोला गया? जो वहाँ की महिला नागरिक है। ठीक है, देखिए सिर्फ इसमें ई की मात्रा का फर्क है। सितोयेन क्या है? पुरुष नागरिक है, और सितोयिन क्या है? महिला नागरिक है। नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। बैरक या दफ्तर बना दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से जो है लागू किया कि उसके समर्थक भी उसके जो है त्राही करने लगे। जो रोबेस्पियर था, जो कह रहा था लोगों को कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, उन्होंने भी इतने सख्ती से कानून जो है लागू किए। जो उनके साथ रहने वाले लोग थे, जो उसका समर्थन कर रहे थे, वो भी उनसे तंग होकर त्राही मतलब वो इधर उधर उसकी जो है आलोचना करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। इसकी भी जो है गर्दन धड़ से अलग कर दी गई। देखिए इधर एक बार देख लेंगे। ये स्रोत घ में क्या कहा गया है? स्वतंत्रता लिबर्टी क्या है? 2 परस्पर विरोधी विचार।
क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डेसमोलिन्स ने सन 1793 में यह लिखा था। इसके कुछ ही दिनों बाद आतंक राज के दौरान उसे फांसी दे दी गई। कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एवं शिशु के समान है, जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना आवश्यक है। पर सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता सुख शांति है, विवेक है, समानता है, न्याय है, अधिकारों का घोषणा पत्र है। आप शायद अपने सभी दुश्मनों का सिर काट देना चाहते हैं। क्या इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? क्या किसी एक व्यक्ति को उसके दसियों सगे संबंधियों को दुश्मन बनाए बिना फांसी के तख्ते पर लाना संभव है? 7 फरवरी 1794 को रोबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया, जो ल मोनितेर यूनिवर्सल अखबार में छप गया। उसी भाषण का एक अंश है। लोकतंत्र को स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए संविधान सम्मत शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम परिणति तक पहुंचाना होगा। गणतंत्र ने घरेलू एवं बाहरी दुश्मनों का विनाश करना आवश्यक है, अन्यथा हम दुख नष्ट हो जाएंगे। क्रांति के दौर में लोकतांत्रिक सरकार आतंक का सहारा ले सकती है। आतंक बस कठोर, तुरंतता और अनम्य न्याय है, जिसका प्रयोग पितृभूमि की अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया ही जाएगा। आतंक के जरिए स्वतंत्रता के दुश्मनों पर अंकुश लगाना गणतंत्र के स्थापक का अधिकार है। ठीक है, चलिए, ये एक चित्र दिखाई गई है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। डायरेक्टरी शासित फ्रांस। डायरेक्टरी शासन, एक सेकेंड, शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रीय कार्यपालिका से बचने की कोशिश की, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। ठीक है, सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत, समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलन को भी प्रेरित किया था। ठीक है, चलिए, 4th क्या है? क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी? महिलाओं के बारे में पूछा गया है, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी? वर्साई की ओर कूच करती पेरिस की औरतें इस पिक्चर में दिखाई गई है। ये चित्र कब का है? 5 अक्टूबर 1789 की घटनाओं के कई चित्रों में से एक है। उस दिन महिलाएं पेरिस से वर्साई जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थी। ठीक है, चलिए, यहाँ से देखते हैं। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों से सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांति सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे एस्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फूल सब्जियां बेचती थी, अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति भी करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की जो लड़कियां थीं तथा तीसरे स्टेट में जो धनी लड़कियां थीं वो
कुलीन और जो तीसरा स्टेट है ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है, जिन्होंने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है, तो आई थिंक मैंने इसकी तो नहीं बनाई है प्लेलिस्ट। 9th क्लास की अभी शुरू ही हुआ है, आज ये सेकेंड ही क्लास है। इसकी प्लेलिस्ट मैं आज बना दूंगी, तो जाके ज़रूर देखिए फर्स्ट वाली क्लास, ठीक है। तभी हमें समझ में आएंगी कि जो 3 स्टेट कौन कौन से थे, ठीक है। पहले स्टेट में कौन पादरी वर्ग वाले लोग आते थे, दूसरे में कौन आते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें पहली वाली क्लास में जाके देख लीजिएगा। चलिए, केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेट में धनी परिवारों की जो लड़कियां हैं वही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी जो है करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पावरोटी लाना और बच्चों की देखरेख करना आदि। ये सब उनका काम था। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। काम ज़्यादा था लेकिन उनकी क्या थी, मजदूरी पुरुषों की उसमें कम थी, ठीक है। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकालने शुरू कर दिए। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। कितने आए? 60 क्लब, ठीक है। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। कौन सा था? द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, ठीक है। ये एक सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी जो है नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून जो है लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ भी जो है सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंधन माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरतों दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और मोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने जो महिला क्लब थे वो बंद करवा दिए गए। उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगवा दिया। एक ऐसा कानून लागू उन्होंने कर दिया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार भी कर लिया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी उनके देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत तक 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक जो है सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जो है जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। कब किया? 1946 में। देखिए बाहर के देशों में भी जो है ये सारी चीज़ें हुई हैं जो अपने देशों में हुई कि जो औरतें हैं उनको उनके अधिकार जो है उनके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। देखिए स्रोत चय में क्या बोला गया है? क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूज, जो ओलंप दे गूज है 1948 से 1993 का, इसके जीवन के बारे में बताया गया है। ओलंप्स दे गूज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया। इसलिए उन्होंने सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। सन 1793 में
ओलम्स द गूज ने महिला क्लबों की जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कन्वेंस द्वारा देशद्रोह का उस पर भी जो है मुकदमा चला दिया गया, देशद्रोह का। इसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। किसके बारे में बात हो रही है? जो महिला थी ओल्प्स द गूज, जिन्होंने जो है उनके साथ जो औरत थी जो क्लब बंद कर दिए थे, उनके खिलाफ जो बोलना चाहा उनको, ठीक है, तो उनको भी फांसी दे दी गई। स्रोत 6 में क्या किया गया है? ओलम्स द गूज ने घोषणा पत्र में उल्लेखित कुछ मूलभूत अधिकार हैं। औरत जो है जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है, वो चीज़ उसने बोली थी। सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिला के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना है। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर है शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है, जो पुरुषों एवं महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ नहीं है। जो कानून है वो सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। यह सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिक अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना किसी भेदभाव के हर तरह के सम्मान व सार्वजनिक पद के हकदार हैं। कोई भी महिला अपवाद नहीं है। यह विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती हैं, गिरफ्तार और नज़रबंद की जा सकती हैं। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करें। ठीक है, चलिए स्रोत जय में क्या कहा गया है? सन 1793 में जैकोबिन राजनीतिक सोमत ने इन आधारों पर महिला क्लबों को बंद करने के निर्णय को उचित ठहराया। क्या प्रकृति ने, मतलब ये चीज़ बोल के उन्होंने उसको उचित ठहराया कि इसको बंद कर दें। क्या प्रकृति ने घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपा है? इसने क्वेश्चन किया। ठीक है, क्या प्रकृति ने बच्चों को दूध पिलाने के लिए हमें स्तन दिए हैं? नहीं। प्रकृति ने पुरुष से कहा है पुरुष बनो, शिकार, कृषि, राजनीतिक कर्तव्य यह तुम्हारा साम्राज्य है। प्रकृति ने महिला से कहा है स्त्री बनो, गृहस्थी के काम करो, मातृत्व के सुखद दायित्व यही तुम्हारे कार्य हैं। मतलब ये चीज़ उन्होंने बोली है। पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिला जो है निर्लज है। क्या जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा हो नहीं चुका है? मतलब ये शरीर के बल पर ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। ये देखिए बेकरी की दुकान में कतार में खड़ी हैं महिलाएं। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं दास प्रथा का उन्मूलन। नेक्स्ट हेडिंग है स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। जितने भी स्टूडेंट देखते हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं वो देख रहे हैं वीडियो को, चाहे उसमें 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं, 30 हैं, जितने भी लोग देखते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए कि आपको जो क्लासेस कैसी लग रही हैं। ठीक है, हमें भी पता चले और हमें भी मोटिवेशन मिले कि आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं। ठीक है, और कोई कमी है तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्या है? दास प्रथा का उन्मूलन। यहाँ से शुरू करते हैं। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरेबियाई उपनिवेश जो है मार्टिनिक, गोडेलोप और सैन डोमिंगो जो है कैसे कैसे नाम है, तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण जो है आपूर्तिकर्ता थे। ये थोड़ा सा जो है लेंदी है चैप्टर, इसीलिए आज भी जो है ज़्यादा ही हो गया, कोई बात नहीं, आज इसको ख़त्म ही कर लेंगे। ठीक है, तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसी जो वस्तुएं हैं वो महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था। बागानों में श्रम की कमी, इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया।
दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदेगर बोर्दे या नान्ते बंदरगाह में अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियां डालकर जो है अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। इसमें क्या बताया गया है कि लोगों को कैसे ले जाते थे, जैसे आजकल कपड़ों को ठूस कर या किसी जानवरों को ठूस कर लेके जाते थे, ऐसे ही लोगों को लेके जाते थे। ठीक है, लोगों को, और 3 महीने की जो लंबी यात्रा होती थी और वो एक डिब्बे में जो है सब ठूस कर भरे होते थे, उनको भरकर वहाँ से लेके जाते थे। वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बारदे और नान्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध जो है नगर बन गए, क्योंकि इन लोगों को काम करने के लिए वहाँ पे ले जाया जाता था। ठीक है, एक सेकेंड, ये इस चित्र में देखिए, चित्र में देखने के लिए बोल रहे हैं। इधर इस चित्र में दिखाया गया है सन 1794 के इस चित्र में दासों की मुक्ति का विवरण है। शीर्ष पर तिरंगे बैनर का नारा है, मनुष्य के अधिकार। नीचे अभिलेख कहता है, गुलामों की मुक्ति। एवं फ्रांसीसी महिला अफ्रीकी एवं अमेरिकन इंडियन दासों को यूरोपियन कपड़े देकर उन्हें सभ्य बनाने की चेष्टा कर रही है। देखिए, यहाँ पे ये मुक्त हो गए हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः सन 1794 के कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया, पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः जो है शुरू कर दी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिली। निग्रो क्या है आगे हम देखेंगे, एक तरह की जाति है। ठीक है, फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए निग्रो दिखाया गया है, एक शब्द है। अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग थे निग्रो, जिनको निग्रो कहा गया था। यह अपमानजनक शब्द है जिसका अब जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये अपमानजनक शब्द था जो अफ्रीका में लोग रहते थे सहारा रेगिस्तान में। ठीक है, चलिए ये लास्ट हमारा टॉपिक है इधर, क्रांति और रोजाना की ज़िंदगी। क्रांति और रोजाना की ज़िंदगी। ठीक है, काफ़ी लेंदी हो गया आज भी। चलिए, क्या राजनीतिक लोगों का पहनावा उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती हैं? सन 1789 से बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। बास्तिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। तो सेंसरशिप क्या है आगे देखेंगे। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियां किताब, अखबार, नाटक और राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद भी प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था, परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबार, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी।
प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष से दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर जो शिक्षित लोग थे उन्हीं के लिए संभव था। ठीक है, देखिए ये दिखाया गया है। यहाँ देखिए इस चित्र में मरा जनता को संबोधित करते हुए लुई लियोपोल्ड बोल्ची, ठीक है, इस चित्र में दिखाया गया है, देख ले। चलिए सारांश क्या दिया गया है। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को जो है यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक जो है समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उसने जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी ही उसने सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। उनकी जो सेना थी, उसकी सेना, ठीक है। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप में बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया। ठीक है, ये देखिए आल्प्स पार करता नेपोलियन, डेविस द्वारा बनाया गया ये चित्र है। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत है। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। सामंत हमने पढ़ा था, क्लास 7th में पढ़ा था, 8th में भी पढ़ा था। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलन में दास्ता से मुक्ति के विचार और नई परिभाषा दी। गला दुखने लगा ना, काफ़ी लंबी हो गई, 43 मिनट की हो गई, 45 ही लगा लो। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। ठीक है, इस बॉक्स में क्या दिखाया गया है, एक सेकेंड, ऊपर भी है क्या कोई, नहीं, चलिए। राजा राम मोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वाली में से एक थे। फ्रांसीसी क्रांति और बाद में जुलाई क्रांति ने अपनी कल्पना को नई धार दी। फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जनता जानने के बाद वह और किसी चीज़ के बारे में बात ही नहीं करते थे। हालांकि एक दुर्घटना के कारण वे उन दिनों जो है लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केप टाउन में वह जो है जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत दिखाए जाएं। ठीक है, सुशोभन सरकार, नोट्स ऑन द बंगाल रेनेसां, 1940। तो चलिए स्टूडेंट, ये था आज का चैप्टर, बहुत लेंदी हो गया है, कोई बात नहीं, एक पार्ट इसका पहले है, पहली एक क्लास हमने ले चुके हैं हम, वो भी जाके देख लीजिएगा। इनकी एक प्लेलिस्ट मैं बना दूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।